जिसके बाद में हम देखेंगे सेकंड नंबर पर है ब्रेडिंग आर्क विधि। ब्रेडिंग आर्क विधि, ब्रेडिंग आर्क विधि में क्या होगा? ब्रेडिंग आर्क विधि में हम दो पत्थर लेंगे, एक पत्थर में हम जल लेंगे, जल ले लिया, जिसके जो एक पत्थर है, मान लो इतना सा पत्थर है, उसमें हमने जल ले लिया, और एक पत्थर जो इनसे बड़ा होना चाहिए, इनसे बड़ा का मतलब ये हो गया, ठीक है, ये इनसे बड़ा है, तो मैंने कहा एक पत्थर में हम जल लेंगे, ये हमने ले लिया। जो इनसे जो बड़ा पात्र इनके बाहर की ओर रखा हुआ है ना, इस पात्र में हम क्या लेंगे? इस पात्र में लेंगे हम आइस। आइस यानी कि हम बर्फ। ये बर्फ इस वाटर को थोड़ा बहुत तो पहुंचाएगी, इसलिए तो मैं आपको पहले डायग्राम बना के बताती हूँ। इसमें विद्युत तरंग उत्पन्न होगी, और वो कैसे, वो सभी मैं आपको, ये एक पात्र, ये सेकंड पात्र, ठीक है। तो इसमें तो भर दिया मैंने जल, भर दिया यानी वाटर, ठीक है। फिर जहां तक इसमें वाटर भरा है वहां तक इसमें आइस भर देंगे। इसमें पूरे में आप भर देंगे, तो इसमें क्या भर देंगे? आइस भर दिया। जिसके बाद इसमें यहाँ पे मान लो ये कोई भी हमारा कंपाउंड है, कंपाउंड है, इस कंपाउंड से हमें यहाँ से विद्युत तरंग उत्पन्न हो रही है, तो ये पॉजिटिव के रूप में आएगा, ये नेगेटिव के रूप में आएगा। हो गई हमें प्राप्त, हो गई। जो यहाँ पे जो हमारे जुड़ा हुआ है वहां का स्थान क्या कहलाएगा? स्पार्किंग कहलाएगा, कहला दिया। अब ब्रेडिंग आर्क विधि होती क्या है? ब्रेडिंग आर्क विधि है वो हमेशा धातु कोलोइडों में देखी जाती है। धात्विक जो हम बोलते हैं ना, ये धात्विक, इसमें धात्विक गुण पाए जाते हैं, वैसे धातु कोलोइडों में देखी जाती है, ठीक है। इसकी फर्स्ट तो सरफेस की यही है। जिसके बाद इसके मैंने इसके अंदर हम कोई भी एक इलेक्ट्रॉन है वो इस वाटर में लगाएंगे, ठीक है, वाटर में लगाएंगे, इसके ऊपर विद्युत धारा उत्पन्न करेंगे। ये कोई भी एक इलेक्ट्रॉन हमने वाटर में लगा दिया, इस पे हम क्या करेंगे? इस पे हम विद्युत धारा उत्पन्न करेंगे, विद्युत धारा इसको देंगे, तो ये क्या उत्पन्न करेगा? ये इलेक्ट्रॉन क्या उत्पन्न करेगा? ये इलेक्ट्रॉन उत्पन्न करेगा आर्क, ठीक है, आर्क उत्पन्न करेगा। और आर्क की ऊष्मा है, आर्क क्या करेगा? आर्क की तो ऊष्मा ही तो होगी, क्योंकि इसने विद्युत धारा दी, इलेक्ट्रॉन को जो जल में रखा हुआ हमारा कोई भी इलेक्ट्रॉन, उससे ऊष्मा उत्पन्न करी, ऊष्मा उत्पन्न करी, तो उसी से ही हमें क्या प्राप्त हुआ? आर्क की ऊष्मा से ही हमें क्या प्राप्त हुआ? कोलोइडी कण प्राप्त हुआ, ठीक है, उससे ही हमें कोलोइडी कण प्राप्त हुए। यह तो थी प्रक्षेपण की विधियां। अब मैंने आपको दूसरी बताई संघनन की विधि। संघनन की विधि क्या है वो भी आपको बताती हूँ। सेकंड है हमारा टॉपिक संघनन विधि। संघनन विधि, संघनन विधि मैंने अभी आपको बताया कि जो छोटे छोटे कण होते हैं, छोटे छोटे कण होते हैं, उनसे मिलकर क्या बनता है? कोलोइड कण। अब छोटे छोटे कणों से मिलकर कोलोइड कण बनता कैसे है? अब मान लो कि आपको भी छोटे छोटे कण, ये क्या होता है हमें सब कुछ समझ नहीं आया, तो मैं आपको अभी बता देती हूँ। बताने का मतलब है कि कोई भी एक हाइड्रोजन है, समझ लिया, कोई एक हाइड्रोजन प्लस ये एक छोटा ही कण है, इनसे छोटा और क्या कण हो सकता है? ये तो आप भी समझ सकते हैं, एक क्लोरीन है, क्योंकि हम हाइड्रोजन और हाइड्रोजन की रिएक्शन थोड़ी ये गैस के रूप में बन जाएगा, तो हम यहाँ पे क्लोरीन ले लेते हैं। क्लोरीन, क्लोरीन का छोटा ही मॉलिक्यूल है, तो ये छोटे छोटे कण ही है, यानी कि मैंने कहा छोटे छोटे कण मिलकर कोलोइड कण का निर्माण करते हैं। तो ये छोटे कण है, ये मिल गए, HCl बना लिया। HCl क्या है? HCl हमारे पास एक सॉल्यूशन ही तो है, और अगर यहाँ पे हमें सॉल्यूशन प्राप्त हुआ तो वो क्या, किसके रूप में प्राप्त हुआ? वो कोलोइड कण के रूप में प्राप्त हुआ। ये तो थी इसकी बेसिक बात। अब इसके भी कुछ रिएक्शन है, वो रिएक्शन क्या है? फर्स्ट है ऑक्सीडेशन, हिंदी में लिख देते हैं,
ऑक्सीकरण, सेकंड है अपचयन। हम इसके दो रिएक्शन पढ़ेंगे, फर्स्ट ऑक्सीकरण और सेकंड अपचयन। फर्स्ट मैं आपको फर्स्ट बता दूं पहले, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण होता क्या है? सबसे पहले आपको ये नहीं पता कि ऑक्सीकरण क्या होता है, मान लो तो मैं आपको बताती हूँ ऑक्सीकरण क्या होता है। ऑक्सीकरण और अपचयन, ऑक्सीकरण में क्या होता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, समझ में आया होगा। ऑक्सीकरण एडिशन ऑफ ऑक्सीजन का मतलब है कि एड यानी कि कोई भी एटम उसमें ऑक्सीजन का ऐड होना ही ऑक्सीडेशन कहलाता है। और हाइड्रोजन क्या होगा? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ पे ऐड तो क्या होगा? ऑक्सीजन, और रिमूव क्या होगा? हाइड्रोजन। अगर यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव होगा तो इसकी एक और भी शर्त है, अगर हाइड्रोजन रिमूव होगा तो यहाँ से साथ इसके साथ में ही क्या रिमूव होगा? रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये है ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन। इसकी कुछ ये शर्त है, ऑक्सीडेशन की शर्त है उसके जस्ट विपरीत होगा, वो क्या होगा? रिडक्शन होगा। और ऑक्सीडेशन क्या है? यानी कि इसमें ऑक्सीजन तो ऐड होगा, हाइड्रोजन एटम है वो रिमूव होगा, और इलेक्ट्रॉन है वो भी यहाँ से रिमूव होंगे। अब मैं आपको बताती हूँ कि ऑक्सीजन ऐड कैसे होगा। सबसे पहले हम एडिशन ऑफ ऑक्सीजन के बारे में देख लेते हैं, यहाँ पे बताती हूँ, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है? कोई भी हम यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फाइड लेंगे, ठीक है। हाइड्रोजन सल्फाइड की रिएक्शन हम कराएंगे SO2 के साथ में। कोई भी हमारे पास हाइड्रोजन सल्फाइड है और SO2 है, उसके साथ में हम इसकी रिएक्शन करवाएंगे। अगर उसके साथ में हम रिएक्शन करवाएंगे, मैंने आपको अभी बोला कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन यानी कि ऑक्सीजन का ऐड होना। अगर ऑक्सीजन का ऐड होना तो ये ऑक्सीजन तो यहाँ पर ही है, ये यहाँ पर ऐड होगा तो ये बाहर किसको निकालेगा? तो वो हम देखते हैं। H2 ऑक्सीजन के यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल है और हाइड्रोजन के यहाँ पे 4 मॉलिक्यूल है, तो यहाँ पे 2 लगा देती हूँ। तो ये तो हो गए 2 वाटर के मॉलिक्यूल हो गए, प्लस यहाँ से बाहर क्या निकला? 1 सल्फर तो ये रहा और 2 सल्फर ये रहे, तो 3 सल्फर मिलके बाहर निकल गए। अगर ये 3 सल्फर बाहर निकल गए तो इस सल्फर को हम क्या बोलेंगे? जो सल्फर बाहर निकले हैं उसको हम बोलेंगे सल्फर सोल। जो सल्फर यहाँ से बाहर निकले उसको हम बोलेंगे सल्फर सोल। अब आप बोलोगे कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन यानी कि हाइड्रोजन का बाहर निकलना तो हमें आसानी से कर लेंगे, लेकिन रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन कि इलेक्ट्रॉन बाहर कैसे होंगे ये भी मैं आपको बता देती हूँ थोड़ा। इलेक्ट्रॉन बाहर कैसे होंगे यहाँ पे बता देती हूँ। कोई भी हम कंपाउंड लेते हैं, कोई भी मान लो जिंक मान लो, ठीक है। जिंक है, ये 13 नंबर पे आता है। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है आपको पता होगा। ऑक्सीडेशन स्टेट यानी कि इस पे कितने चार्ज पाया जाता है, कितना चार्ज पाया जाएगा। तो जिंक है, हम कभी Zn3+ देख सकते हैं क्या? ये तो हो ही नहीं सकता, तो हम Zn2+ Zn है वो 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट में पाया जाएगा। अगर 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट में पाया जाएगा तो हमें तो ओनली और ओनली अकेला जिंक दे रखा है, तो हम इसे स्टेबल बनाने के लिए इसे प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट में लाएंगे। प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट में लाएंगे तो हम क्या करेंगे, ये जिंक है इसको प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट में लाएंगे तो ये 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देगा। और यहाँ पे क्या था? रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना। ये था ऑक्सीकरण। आई समझ में? अब है अपचयन। अपचयन यानी रिडक्शन। मैं आपको यहीं पे बताऊंगी क्योंकि इससे आपको वो भी हो जाए कि पहले वाले में ये था तो यहाँ पे ये है, तो थोड़ा वैसे आप अगर करके पढ़ोगे ना तो आपको पढ़ने में दिक्कत नहीं होगी। अपचयन मैंने वहाँ ऑक्सीकरण में क्या था? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। जहाँ पे एडिशन था वहाँ पे रिमूवल लिख दो, बस इतना डिफरेंस आएगा इसमें। जहाँ पे इसमें एडिशन था वहाँ पे इसमें क्या लिख दो? रिमूवल, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। और जो हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन है वो रिमूव हो रहे थे उसमें क्या लिख दें? उसको क्या लिख दें? एडिशन लिख दें, क्योंकि जो रिमूव हो रहे थे वो तो अब ऐड होंगे और जो ऐड हो रहा था वो अब रिमूव होगा।
एडिशन। आगे समझ रहे हैं? अब है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि कोई भी हमें ऑक्सीजन एटम दिया हुआ होगा और उसे हम रिमूव करना पड़ेगा। तो हम देखते हैं, टू Na प्लस H2 एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। 2Na प्लस H2, 2Na प्लस H2 है। तो मैंने कहा कि रिडक्शन में हाइड्रोजन ऐड होगा, हाइड्रोजन ऐड होगा तो कैसे होगा, 2 सोडियम के मॉलिक्यूल तो दे रखे हैं और एक हाइड्रोजन और है, तो यहाँ पे अकेला सोडियम का मॉलिक्यूल ही है, तो हाइड्रोजन सोडियम में ऐड होगा और तो किस में ऐड हो सकता है, तो NH बन गया, ठीक है। अब यहाँ पे एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, वहाँ पे क्या था, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैंने आपको बताया था कि कोई भी कंपाउंड है वो अपने ऑक्सीडेशन स्टेट में आकर जो इलेक्ट्रॉन है वो रिमूव कर सकता है, लेकिन यहाँ पे ऐड करना है इलेक्ट्रॉन को, तो हम ऐड कैसे करेंगे इलेक्ट्रॉन को, वो भी मैं यहाँ बताया। मैंने वहां पे क्या लिखा था, वहां पे क्या निकला था, Zn2 प्लस और 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकले थे। यहाँ पे इन दोनों को मिलाने से, यहाँ पे इन दोनों को मिलाने से क्या बन जाएगा, जिंक कंपाउंड बन गया, क्या बन गया ना। तो ये जिंक कंपाउंड वहां पे तो टूटा तो 2 इलेक्ट्रॉन बने, और यहाँ पे इन दोनों को मिलाने से ये इलेक्ट्रॉन का ऐड हो गया। ये तो थी विधि कुछ इसकी। अब है कोलॉइड की उपयोग। अब क्या है कोलॉइड के उपयोग, कोलॉइड के उपयोग, इसका फर्स्ट उपयोग क्या है, फर्स्ट उपयोग आपको नहीं पता, मैं बता देती हूँ। फर्स्ट उपयोग है खाद्य पदार्थ के रूप में, खाद्य पदार्थ के रूप में इसका फर्स्ट उपयोग है वो है खाद्य पदार्थ के रूप में। खाद्य पदार्थ के रूप में भी क्या, जैसे है दूध, रोटी, तेल इत्यादि, ये सब है ये कोलॉइड के अवयव है, ठीक है। ये था फर्स्ट पॉइंट। अब है इसका सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट है कि नदी में, अब सेकंड इसकी हेडिंग से चलेगा, हेडिंग से क्या चलेगा, नदी में डेल्टा की उत्पत्ति। नदी में डेल्टा की उत्पत्ति कैसे होती है, नदी में डेल्टा की उत्पत्ति मैं आपको बताती हूँ कैसे होती है। ये कोई भी है, तो यहाँ पे नदी और यहाँ पे समुद्र, ये मान लो यहाँ पे नदी है और यहाँ पे समुद्र है। नदी इधर से इस साइड जाएगी तो क्या करेगी, अब ये इस मार्ग से होते हुए यहाँ जाएगी, तो यहाँ आगे तो समुद्र है, फिर कहाँ जाएगी, समुद्र में मिल जाएगी, समुद्र में मिल जाएगी, फिर समुद्र कहाँ जाएगा, समुद्र और नदी दोनों मिल गए, फिर ये कहाँ जाएंगे, ये जाएंगे यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। लेकिन नदी है ना, नदी उसमें हमेशा नेगेटिव चार्ज पाया जाता है, नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रॉन उसमें पाए जाते हैं। और जो समुद्र है ना उसमें Ca2 प्लस, Mg2 प्लस, Na2 प्लस, इस प्रकार के कुछ इलेक्ट्रॉन इसमें पाए जाते हैं। यहाँ पे नेगेटिव है, Cl नेगेटिव है, Br नेगेटिव है, ये सब यहाँ पे पाए जाते हैं। अब नदी है, नदी उसका जल है, नदी में जो भी जल है, मान लो हमें एक बाल्टी पानी है, उसको हम ऐसे फेंकते हैं, ऐसे फेंकेंगे, ऐसे फेंकेंगे तो क्या होगा, वो अपने साथ जो रेत और जो भी अन्य वहां पे जो भी कुछ पड़ा होगा वो अपने साथ लेके जाएगा। इसी प्रकार जो भी नदी का जल है वो यहाँ से बहेगा, जो यहाँ पे एक बार इकट्ठा है वो यहाँ से चलेगा, तो जो रास्ते में जो भी मिट्टी, कंक्रीट, पत्थर जो भी आएंगे वो सबको अपने साथ लेता जाएगा। फिर ये यहाँ तक तो आ गया, मान लो ये यहाँ तो आ गया, अब क्या करें, यहाँ तो आ गया, फिर ये समुद्र में गिरेगा, तो समुद्र में तो फिक्स पॉजिटिव चार्ज है,
पॉजिटिव चार्ज हैं तो वो तो फिक्स उन्हीं को शिफ्ट करेंगे, जो नेगेटिव चार्ज है, जो Cl है, Br है, I माइनस है, उनको ही वो तो शिफ्ट करेगा। क्या अशुद्धियों को शिफ्ट कर लेगा? नहीं करेगा। नहीं करेगा तो फिर क्या होगा? ये यहाँ से मिलेगा, तो ये तो इनको शिफ्ट कर लिया, फिर वो बच गए, वो जो अशुद्धि साथ में है वो तो बची ना, वो बची तो हम उसको क्या करेंगे? उन अशुद्धियों को ये समुंदर जब भी इनको अपने अंदर लेगा तो ये छोड़ देगा, और ये यहाँ पे एक जगह इकट्ठा हो जाएंगी। अगर इकट्ठा हो जाएंगी तो हम उसको क्या बोलेंगे? डेल्टा निर्माण। आ गया समझ में? ये था नदी में डेल्टा की उत्पत्ति कैसी होती है। थर्ड पॉइंट है, थैंक यू सो मच। आपको नेक्स्ट पॉइंट आगे बताया जाएगा।